Good morning, student. I am Mrs. Roy from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School. Students, as you know, your class test is going on. Tomorrow is your economic test. We have divided economic test in two parts. First test in macroeconomic and second test Indian economy. Let's start. Okay. First है आपका मनी एंड बैंकिंग. टुडे आई एम गोइंग टू रिवीजन चैप्टर ऑफ मनी एंड बैंकिंग. अब मनी और बैंकिंग में हम पढ़ते हैं सबसे पहले बार्टर सिस्टम. अब ये बार्टर सिस्टम क्या होता था? तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज ए सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स. यानी बार्टर सिस्टम इन हिंदी वस्तु विनिमय. बार्टर सिस्टम उन्हें हम कहते थे जिसमें हम किसी चीज़ के बदले या वस्तु के बदले हम दूसरी वस्तु का लेन देन करते थे. लाइक जैसे एक फार्मर है. अब फार्मर क्या करता था? फार्मर कहता था लाइक मेरे खेत में क्या है कि चावल, हमें चावल की ज़रूरत है और उसको ऐसे पर्सन की ज़रूरत थी जिसके पास वीट हो या कोई अदर थिंग हो, उससे वो एक्सचेंज कर सके. तो ये क्या था? ये बार्टर सिस्टम था. बार्टर सिस्टम में हम वस्तु का एक्सचेंज यानी कि हम गुड्स का एक्सचेंज किया करते थे. वी हैव एक्सचेंज द गुड्स. बार्टर सिस्टम में 3 फॉर्म्स होते थे. फर्स्ट है गुड्स टू गुड्स, गुड्स टू सर्विस, सर्विस टू सर्विस. अब गुड्स टू गुड्स यानी कि हम वस्तु के बदले वस्तु को देना, यानी हम चीज़ के बदले चीज़ को देना. लाइक किसी के पास राइस है तो वीट का एक्सचेंज कर लिया. गुड्स टू सर्विस हम किसी के बदले यानी कि अगर कोई मान लीजिए कोई पढ़ाने वाला है, उसको हमने क्या दे दिया? हमने उसको राइस या कोई अदर थिंग्स दे दी. किसी के खेत में किसी और को काम करना था तो उसने उसकी जगह पे काम कर लिया. सर्विस टू सर्विस हमने ये देखा है. अब बार्टर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें थी? बार्टर सिस्टम क्या किस वजह से ये ड्रॉबैक हुआ? अब देखिए, ये तो सही है कि चलिए हम वस्तु के बदले वस्तु देते हैं, हम एक्सचेंज करते हैं, वो सही था. बस के ड्रॉबैक क्यों हुए बार्टर सिस्टम के? फर्स्ट ड्रॉबैक था इसका लाइक डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. Double coincidence of bond is a core characteristics of the barter system of exchange. Like double coincidence of bond implies that at a point of time the two individuals are in a possession of such goods which they have willing to exchange for the satisfaction of their wants. इसमें क्या होता था कि एक टाइम पे क्या था, दो पर्सन हैं, उनकी एक जैसी वस्तुएं उनके पास होती थी और वे अपनी जो चेंज था वो उसके हिसाब से नहीं कर पाते थे. लाइक जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई एक ऐसा पर्सन मिले. डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स मीन्स लाइक बट इट इज़ नॉट ऑलवेज सो सिंपल. इट इज़ नॉट सो सिंपल टू फाइंड अ पर्सन हु वॉन्ट्स योर हॉर्स एंड एट द टाइम हैज़ अ काउ दैट यू वॉन्ट टू बाय. लाइक दैट बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज करने के लिए अब ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई पर्सन मिले जैसे अब उसको हॉर्स की ज़रूरत है और आपको उसको देने के लिए काऊ है, बट इतना मुश्किल होता था. बार्टर सिस्टम में क्या था, सब कुछ एक्सचेंज करने की चीज़ें लिमिटेड होती थी. लेकिन जब मनी का जब डिस्कवरी हुई, मनी का एक्सचेंज हुआ, तो ये चीज़ ईजी हो गया कि हम इसमें मनी को सेल परचेज मनी के थ्रू हम कर सकते थे. सेकेंड है आपका डिफ़िकल्ट टू स्टोर. येस, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टोर. अब बार्टर सिस्टम जैसे अब मनी है, मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं, आराम से इजीली रख सकते हैं. लेकिन हम जो बार्टर सिस्टम में किसी चीज़ के एक्सचेंज को कब तक स्टोर करके रख सकते थे, तो ये एक प्रॉब्लम थी. सेकंड है इसमें लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू. क्या था इसमें कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपके मोबाइल की फ़ोन की वैल्यू क्या है, देन यू कैन गिव मी द आंसर दैट 15,000, 16,000, 18,000, 20,000 जैसा भी है आपका. लेकिन अगर ऐसे टाइम में ये बोलूँ, अगर हम बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग बोले तो आप इसका जवाब कैसे दोगे? लाइक अंडर दिस सिस्टम योर फोन वुड बी अ वैल्यूड इन द टर्म्स ऑफ हॉर्सेस, काऊ और बफलोज, सिंपली बिकॉज देयर इज़ नो मनी. तो इवोल्यूशन ऑफ अ मनी हैज़ गिवन अस यूज अस अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू. जब मनी की डिस्कवरी हुई तो उन्होंने हर एक यूनिट वैल्यू की एक मनी के रूप में टर्म्स हुए. यानी अगर हम पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पेन के रेट भी है 5, 10, 20 ऐसे रुपीज़ है. तो बार्टर सिस्टम में बहुत सारी ऐसे थे जो ड्रॉबैक्स थे. अब तक जैसे डिफ़िकल्ट ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, और फ्यूचर पेमेंट में डिफ़िकल्ट में क्या था? लाइक अगर दीज डेज यू हायर अ वर्कर एंड स्ट्राइक अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे हिम रुपीज़ 10,000, 20,000 पर मंथ. व्हाट डू यू इन अ बार्टर सिस्टम? अभी के टाइम में अगर आप पर्सन को रखते हो और उसको रुपीज़ 10,000, 20,000 देते हो, बार्टर सिस्टम में क्या था
कि विड यू डिसाइड टू पे हिम द टर्म्स ऑफ थिंग्स, टेबल, चेयर, राइट। तो सो दैट कि ये सब चीज़ें थी, प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में। तो इसके लिए क्या हुआ, मनी के एवोल्यूशन हुआ। अब मनी, व्हाट इज़ मनी? What is money? Money is any term that is generally accepted in the exchange of for goods and services. In economics, defined as the something that serves as a medium of exchange, a unit of accounting, and a store of value. A thing which is commonly accepted as a medium of exchange is called the money. यानी एक ऐसी चीज़ के बदले, बदले हमें जो सामान्य रूप से मिल जाए वो मनी कहलाता है। जैसे भारत इंडियन करेंसी में क्या है, हमारी इंडियन करेंसी रुपीज़ इट इज़ अ कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर हम जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है आपका, रुपीज़ है। लाइक ऐसे अगर यूएसए में देखिए तो यूएसए में क्या, डॉलर है। सबका अपना अलग अलग करेंसी है। अब किसी गुड्स के बदले एक्सचेंज करने के लिए हम क्या देते हैं, उसको मनी देते हैं। तो मनी की डिस्कवरी होने से हमारी बहुत सी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। जैसे क्वालिटी, मनी की क्वालिटी क्या है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, हम आसानी से उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर हम किसी के पास जाते हैं और उसको हम मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं और 15,000 रुपीज़ देते हैं, वो ईजिली एक्सेप्ट कर लेगा। प्रॉफिटेबिलिटी होती है, ये ड्यूरेबिलिटी होती है, आप कितने टाइम तक इसको इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है। स्टेबिलिटी होती है। अब मनी जो है, मनी की काफ़ी फंक्शन थे। मनी के फंक्शन क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हम इसको आराम से एक्सचेंज कर सकते हैं। हमें किसी के बदले देनी है, हम उसको दे सकते हैं आराम से। अगर हम गए और एक्सचेंज करना है, किसी से देना है, हम उसको ईजिली मनी के थ्रू में एक्सचेंज कर सकते हैं थिंग्स का। स्टोर ऑफ वैल्यू, इसको हम किसी भी तरीके से कहीं पर भी, अब जैसे अकाउंट में या घर में हम मनी को स्टोर करके रखते ही हैं, आप अपने पर्स में भी रखते हो मनी को स्टोर करके, कोई इजी है। अगर मैं यही कहूँ कि 2000 के राइस अपने पॉकेट में रख के दिखाइए तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। मेजर ऑफ वैल्यू, किसी चीज़ को वैल्यू करना, किसी थिंग्स की वैल्यू करना इजी है। आपके हाथ में अगर कोई पेन है, वो 5 रुपीज़ का है, तो आप बता सकते हो इसकी वैल्यू कितनी है, 5 रुपीज़ की है, ठीक है। तो ये मनी से क्या था, मनी की डिस्कवरी होने से काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है हमारी सॉल्व हो गई। अब फॉर्म्स ऑफ मनी थे, फॉर्म्स ऑफ मनी में 2 टाइप्स के थे, फिएट मनी, फिडरेसी मनी, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फिएट मनी में ऑल द जितने भी थे नोट्स एंड कॉइन्स आते थे, विच द पीपल इन अ कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऑल द नोट्स एंड कॉइन्स, जितने भी नोट्स एंड कॉइन्स हैं जो गवर्नमेंट ने इशू करे, वो सारे फिएट मनी में आते थे। फिडरेसी मनी में सारे कितने आते थे, फिडरेसी मनी इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। लाइक चेक हो गया आपका, जिस तरह से चेक है, आप चेक काट के किसी को देते हो, अगर देखा जाए तो वो एक कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन उस चेक की कोई वैल्यू होती है। अगर उसमें साइन करके आपको दिया है तो एक तरीके से मनी है, उससे आप बैंक में डाल के अपने कैश निकाल सकते हो। नेक्स्ट आता है, सेकेंड है इसका फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। अब मनी क्या था, सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक अ कॉन्सेप्ट, मनी को हम सप्लाई भी कर सकते थे, ठीक है। अब मेजर ऑफ मनी, मनी को करने के मेजरमेंट क्या है, लाइक हम चेक, इट रिफर टू करेंसी भी है, C+DD+OD, दैट मीन्स होता है लाइक इट रिफर टू करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, इट बी द कॉइन्स एज वेल एज पेपर नोट्स, ये आपके उसमें आते थे। सेकेंड आता था आपका डिमांड डिपॉजिट, जो कमर्शियल बैंक में आप चेक डिपॉजिट करते हो, विड्रॉन करते हो। थर्ड आता है आपका ओवरड्राफ्ट, लाइक ओडी, लाइक दीज आर द डिपॉजिट विद इंक्लूड द डिमांड डिपॉजिट ऑफ RBI पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, डिमांड डिपॉजिट और विद RBI फॉरेन सेंट्रल बैंक्स ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट। तो इसमें ये सारी चीज़ें आया करती थी। तो ये था हमारा मनी को किस तरीके से करते थे। अब मनी को सप्लाई कौन करता है, नेचुरल सी बात है, हु सप्लाई द मनी, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, हु इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड कमर्शियल बैंक एंड द गवर्नमेंट, ये जो थे ये मनी को सप्लाई करते थे, हमें मनी कहाँ से मिलती थी। नेक्स्ट है आपका, अब हम इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे बैंकिंग, सेंट्रल बैंक, बैंकिंग। अब बैंकिंग के बारे में हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का जो मेन बैंक कौन सा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, RBI, ठीक है। RBI जो था प्रोसेस था RBI, तो RBI का डिस्कवरी कब हुई, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इट वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1, 1935। अब अप्रैल 1, 1935, इसको डेट को याद रखिए, बिकॉज ऑफ दैट कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं। लाइक प्रोविजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो था, अब इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ, 1 अप्रैल 1935 को।
अब आरबीआई के फंक्शन क्या हैं, आरबीआई मेन क्या करता है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन क्या है। देखो मेन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन जैसे है आपका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक इशूइंग नोट्स। सेंट्रल बैंक, अब हमारा नोट कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। आरबीआई हमारे लिए क्या करता है, आरबीआई नोट को इशू करता है। नोट को इशू करने का मतलब है ये गवर्नमेंट के ऑर्डर पे ये क्या करता है, नोट इशू करता है। इसी को एक राइट है, अथॉरिटी है करेंसी को कि ये नोट इशू करता है, ठीक है। बट कॉइन, 1 रुपीज़ कॉइन और 1 रुपीज़ नोट कहाँ से इशू करे जाते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, ओके, फाइनेंस डिपार्टमेंट से। बाकी जितने भी नोट्स हैं वो कौन इशू करता है, आरबीआई करता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक है। दैट मीन करेंसी अथॉरिटी जो किसके पास है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास। नेक्स्ट है ये बैंकर टू बैंक, ये है आपका बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का बैंक है। बहुत सारे पॉइंट्स इसमें हैं जो मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सेकंड क्या है इसमें, बैंकर टू गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर और एन एजेंट एडवाइजर ऑफ अ गवर्नमेंट। लाइक अब किस तरीके से इजर एंड एडवाइजर है गवर्नमेंट का, ये भी देखिए। क्या था, एक बैंक एज अ बैंकर टू अ गवर्नमेंट, इट मैनेज अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के लोन्स एंड एडवांसेस जो अदर कंट्री से चल रहे हैं उसको मैनेज करता है। एज अ एजेंट, लाइक एज अ एजेंट टू द गवर्नमेंट, इट बाय एंड सेल्स द सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ में सिक्योरिटीज को खरीदता और परचेज करता है। एंड एडवाइजर ऑल्सो, ये एडवाइजर है गवर्नमेंट का कि किस तरह की पॉलिसी को मनी मार्केट में रेगुलेट करी जाए। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं इनके। लाइक मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड कंट्रोल, फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा बाहर चल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, यानी फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है जो मनी को चेंज करते हैं फॉरेन करेंसी से। मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1985, ये उसको मैनेज करता है। ऑब्जेक्ट इसके मेन है जो एक्सटर्नल ट्रेड करता है, पेमेंट, प्रमोट ऑर्डिनरी डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंडिया की, हमारी इंडियन रुपीज़ की वैल्यू कभी ख़राब ना हो उस चीज़ को ध्यान में रखता है। तो काफ़ी सारे फंक्शंस हैं इसके। मेन फंक्शन इसका एक और भी है, क्लीयरिंग हाउस फंक्शन। सेंट्रल बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ क्लीयरिंग हाउस। लाइक क्लीयरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है, लाइक अगर आपके पास एक बैंक जैसे पीएनबी का चेक आपके पास है 10,000 रुपीज़ का, ठीक है, किसी दूसरे बैंक में आपने डिपॉजिट किया, ठीक है, तो वो क्या करता है, जो बोथ बैंक्स लाइक पीएनबी और मान लीजिए एसबीआई है, पीएनबी एंड एसबीआई हैव देयर अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक, द चेक ऑफ द बोथ द बैंक्स आर क्लियर थ्रू देयर अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो चेक क्लियर करता है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल एंड सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। इट इम्पायर्स इंक्रीज और डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का कि वो क्या करता है, जितने भी क्रेडिट है उसका बहुत ध्यान रखता है। यानी जो सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन है कि ये क्रेडिट को कंट्रोल ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करना। इसका मतलब ये है जो फाइनेंशियल बैंक से जितनी भी क्रेडिट होती है उसका नियंत्रण करना, कहीं ऐसा ना हो कि मनी जो है कम या ज़्यादा हो जाए, उसको ध्यान में रखना। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, ये क्रिएशन ऑफ क्रेडिट है। द सेंट्रल बैंक नीड्स टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी एंड कोप विद द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेक्शन डिफ्लेक्शन। ये मनी की सप्लाई करता है और ये ध्यान रखता है इन्फ्लेक्शन यानी साख की कमी हो रही है, ज़्यादा हो रही है, सिचुएशन में ध्यान रखना। ड्यूरिंग इन्फ्लेक्शन द सप्लाई ऑफ मनी इज रिड्यूस। जब इन्फ्लेक्शन का टाइम होता है तो जो मनी की सप्लाई को कम कर दिया जाता है, और डिफ्लेक्शन होता है तो मनी की सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाता है। तो ये दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ दैट। डेवलपमेंट रोल भी है, परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शन है। ये रिलेटेड बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये मैंने आपको बताया गवर्नमेंट का बैंक है। बैंकर टू बैंक का भी बैंक है, क्योंकि जिस तरीके से हम अपने अकाउंट्स पे जमा करते हैं, अमाउंट जमा करते हैं, कहाँ पर जमा करते हैं, कमर्शियल बैंक में। तो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, सारा कुछ अपना आरबीआई में करते हैं। और ये बैंकर जो बैंक्स होते हैं उनको बताते रहते हैं, हर एक टाइम पे उनको अवेयर करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको करना है, क्या करना है, क्या पॉलिसीज़ को यूज़ करना है। सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड ऑफर दम लोन। जिस तरीके से कमर्शियल बैंक हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और हमें लोन को ऑफर देती है, वैसे ही ये बैंक भी क्या करती है, सेंट्रल बैंक क्या करती है, यानी आरबीआई क्या करती है, कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करती है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और उनको लोन ऑफर करती हैं। और इट इज़ सुपरवाइजरी रोल भी है। सेंट्रल बैंक इंश्योर दैट द कमर्शियल बैंक शो द कंप्लेंट्स टू द डायरेक्टिव particular relating to CRR and SLR. The central bank changes the CRR and SLR
एट व्हेन द रिक्वायर्ड, वो चेंजेस करती है, सेंट्रल बैंक जब ज़रूरत होती है तो CRR और SLR को चेंज करती है. इट इंश्योर दैट द कमर्शियल बैंक सो द कंप्लेंट्स ऑफ द एक्सचेंज द डिज़ायर टारगेट टू अचीव. ये भी बताती है कि ये भी समझाती है इनको, हर एक पॉलिसी में एडवाइस करती है कि अभी किस तरीके से करना चाहिए, कि किस तरह से पॉलिसीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए. उनको बार बार उनको मीटिंग के थ्रू या किसी के थ्रू उनको समझाती रहती है. और ये कमर्शियल बैंक का एक तरीके से सलाहकार के रूप में भी काम करती है. अब ये भी समझाती है कि जो कमर्शियल बैंक है, ये जो भी इन्होंने करा हुआ है, यानी जो भी चेंजेस करे उसको एक्सेप्ट करे, और ताकि जो कमर्शियल बैंक अपने एम को कर सके. देखो, सभी का मेन एम होता है प्रॉफिट करना, ठीक है. वो किस तरीके से इन्वेस्ट करे ताकि हमारे देश की इकॉनमी अच्छी चलती रहे. तो ये था बेटा मनी एंड बैंकिंग का रिवीजन पार्ट. आई होप आप सभी को समझ में आ गया. ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा. बेस्ट ऑफ लक.